तो इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि कौन सी लाइफ प्रोसेसेस जरूरी होती है, एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। साथ में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में भी देखे हैं, और एट लास्ट हम उन न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर उन लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड जो कुछ एकदम बहुत ही जरूरी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डाइजेशन कंप्लीट किया है और रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है। ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे चल रहा है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैसे चल रहा है। अब बात आती है कि हम इन दोनों प्रोसेसेस में देखें कि फूड जो है हमारा, ठीक है, फूड को ब्रेक किया जा रहा है, फूड को ब्रेक किया जा रहा है ग्लूकोज में, ठीक, और ग्लूकोज को एट लास्ट ब्रेक किया जा रहा है CO2 H2O और एनर्जी में ब्रेक किया जा रहा है, ठीक। और साथ में इस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिसे हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन किया जा रहा है और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस ऑक्सीजन को हम ले कहां से रहे हैं? ब्रीदिंग के थ्रू, और ये ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, ठीक। तो क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सीधे ऑक्सीजन ग्लूकोज तक पहुंचा दे रहा है? नहीं। तो इसके लिए हमें इन दोनों को वो करने के लिए यहां हल्का सा कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेटली मिलाने के लिए हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है, जो कि है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ऑक्सीजन को ग्लूकोज तक पहुंचाना है और ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना है, ठीक है, और वही ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएंगे तभी ग्लूकोज तक पहुंचेगा। तो ऑलरेडी एक ऐसा चीज है, मान लीजिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि फूड डाइजेस्ट होकर सेल तक ब्लड पहुंचाता है, तो हमारे पास हमको पता है ना कि एक ऐसा सिस्टम है जो इन चीजों को सेल तक पहुंचा रहा है। तो याद करिए, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए कोई एक जगह से दूसरे जगह आपको पहुंचाना है कोई चीज, और वो डेली पहुंचा ही रहा है, तो आप क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा चीज ले जानी है तो आप रिक्वेस्ट कर लोगे ना, भाई ये भी पहुंचा दिया करो, और उधर से एक चीज है लेते भी आया करना, तो वो चीज इफिशिएंटली वर्क करेगी। और एक डेडिकेटेड आपने वो सिस्टम रख लिया है, या फिर एक डेडिकेटेड गाड़ी या ट्रांसपोर्ट रख लिया है। तो यहां भी इसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये चीजें चलें और आपस में एक जगह पे मिलें और ये रिएक्शन हो पाए एक्चुअली, और अल्टीमेटली एनर्जी बन पाए और एनर्जी को हम स्टोर कर सके, ठीक, इस फॉर्म में। अब बात आती है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं। सभी टॉपिक्स मुझे लग रहा है एनसीईआरटी एक एक्टिविटी से स्टार्ट करता है। तो इसमें कह रहा है कि आप एक हेल्थ सेंटर पे विजिट करिए। आप साइकिल से जा रहे होते हैं स्कूल से घर या घर से स्कूल आ रहे होते हैं, तो बीच में एक मेडिकल स्टोर पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा तो आप जिस स्कूल में है वहां तो आसपास बहुत सारे हैं, मैंने देखा है। तो वहां पे जाइए और ये सारे क्वेश्चन पूछिए कि अंकल हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है। अगर जो बता पाता है तो आदमी ठीक, नहीं तो समझ लीजिए मेडिकल स्टोर। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ओके, सो इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स? क्या बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग होता है ये रेंज? क्या ये महिलाओं में डिफर करता है? विजिट वेटरनरी क्लिनिक। अब कह रहा है कि एक मेडिकल स्टोर पे, हेल्थ सेंटर पे गए जहां पे ह्यूमंस का ट्रीटमेंट होता है, एक ऐसे क्लिनिक पे जाइए जहां जानवरों का ट्रीटमेंट होता है। तो बायफ वगैरह की क्लिनिक्स है, मैंने देखा है। अब आप नहीं जानते तो ये मेरी गलती थोड़ी है, उसी लोकेशन में। बशर्ते ये चीजें यू कैन से कि बहुत एक्टिव नहीं है तो आपको मेडिकल स्टोर्स पे इनकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, बट एक स्पेशली वेटरनेरियन के वहां जाना पड़ेगा। बायोफ केंद्र पे जाइए, बायोफ सेंटर पे जाइए, वहां पे मिलेगा, वहां पे आपको ये चीजें मिल सकती हैं, ये जानकारी मिल सकती है। तो वहां
जानवरों में नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज की बात पूछिए, और बुफेलो और काऊ वगैरह में कितना होता है, और क्या वहां भी जो उनके बछड़े होते हैं मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं उनमें डिफर करता है, और इन सभी को डिफरेंशिएट करिए और देखिए क्या अंतर है, और क्या इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि अलग अलग है तो उन्हीं डॉक्टर से पूछिए, या फिर हो सकता है इस बुक में नीचे आगे कुछ बताए ही, ठीक है। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material to in our body. हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ये वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन और फूड। इन क्लास 9 हमने ये भी पढ़ा है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। मैंने कहा था उस समय पढ़ाया होगा जब ब्लड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहा था कि इसको एक सस्पेंड करने के लिए मीडियम भी चाहिए होगा, ठीक है ना। इन विच दिस सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। तो मैं बता दूं आरबीसी, आपने उसमें भी पढ़ा था कि आरबीसी O2 कैरी करता है और प्लाज्मा मोस्टली CO2। तो ये भी एक कार्बन सोर्स है, ठीक है। फूड मटेरियल का ग्लूकोज भी कार्बन से ही बना सोर्स है। तो इन सबको ये ट्रांसपोर्ट किया। अब एक चीज बोली जा रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इन डिसॉल्व फॉर्म। अब इसकी जरूरत पड़ती है, यहां नींव रखी जा रही है आपको कि आपको आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक। अब जैसे ऑक्सीजन को लेकर CO2 को निकालकर, ठीक, जब ये ब्लड चल रहा है तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया लंग में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया हूं कैसे, क्यों CO2 बाहर जाएगा, क्यों O2 बाहर अंदर आएगा, ठीक है। अब यही चीज बात होती है कि कैसे ये इन नाइट्रोजनस वेस्ट को भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट उसी ब्लड में है। तो क्या फेफड़ों तक वो नाइट्रोजनस वेस्ट इस CO2 के साथ जा रहे हैं, और अगर जो जा रहे हैं तो वो लंग्स से ही क्यों नहीं निकल रहे हैं, या फिर अगर नहीं जा रहे हैं तो वो कहां निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जरूरत है आपको समझने की, हो सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्लियर हो, ठीक। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब और भी सब्सटेंस फूड की वजह से सॉल्ट्स वगैरह भी उसमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। We thus need a pumping organ to push blood around the body. अब क्या है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि हार्ट है। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल द टिश्यू एंड द सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। तो एक पंप तो चाहिए ही। आपको पंप जब लगाते हैं तो पंप से कहीं पानी पहुंचाना होता है तो पाइप भी लगाते हैं, तो उसी पाइप की बात हो रही है जिसमें वेन्स, आर्टरीज आती हैं, ठीक, आर्टरीज आ जाएंगी। अब बात आती है कि हमारा पंप कैसा है, और पंप द हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। आप देखिए इसके मसल्स, इसके दीवार कितने मोटे हैं, ठीक है ना। इधर तो और ज्यादा मोटा है, और ऊपर देखिए उतना मोटा मोटा नहीं है, यहाँ पतला है लेकिन यहाँ मोटा है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से ब्लड केवल इसी में डालना है, यहाँ से ब्लड केवल इसी में डालना है, इसलिए इसका मोटा होना जरूरी नहीं, बशर्ते जब ये पुश करेगा यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है और लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना है, इसलिए इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। विच इज बिग एज और फीस्ट, हमारे मुट्ठी जितना बड़ा है, मैंने आपको दिखाया था। Because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। अब कहने का मतलब ये है कि अगर जो यहाँ राइट एट्रियम में है, देखिए जो ब्लूइश कलर में आपको दिखाया गया है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा।
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो इधर आ रहा है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन कहाँ मिलता है हमारे ब्लड को? लंग्स में। मतलब कि इसमें जो ब्लड आया वो निकल के लंग्स में जाएगा, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ठीक है ना? देखिए दोनों तरफ से फैल के जाएगा, क्योंकि दोनों लंग्स में जाना है ना भाई। ठीक है, तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी के लिए चला गया। अब यहां जब लंग्स के पास चला गया, सपोज इसके थ्रू आ गया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे लिखा तो है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसको ब्लू लिखना चाहिए था बशर्ते, खैर हल्का सा कर ही लेते हैं, क्यों वो करना। अरे यार, हाँ, तो ब्लू करते हैं। तो ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में। अब यहाँ O2 जुड़ेगा, इसमें आएगा, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आएगा? पल्मोनरी, मतलब कि लंग्स से जो वेन आ रहे हैं, पल्मोनरी वेन से सीधे इसमें आएगा। अब ये कहाँ जाएगा? ये अब पूरी बॉडी में भेज देगा, जिसमें पंप के साथ काफी प्रेशर के साथ ब्लड्स बहते हैं, जिसे हम धमनियां कहते हैं। ये बड़ा है तो एओर्टा बोला गया है। आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में, एंड फिर जरा सा हम नीचे से, अच्छा इसका डायग्राम आएगा तो बहुत ज्यादा, तो ये इतना लेवल आपने समझ लिया कि लंग यहां से कैसे जा रहा है और ऑक्सीजन इसमें कैसे आ रहा है। अब यही ऑक्सीजन लेके जाया जाएगा पूरे ब्लड, पूरे शरीर के सेल्स में, और वहां पे ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का और एनर्जी बनेगा। द रिच कार्बन डाइऑक्साइड in the blood has to reach the lung for the carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from the lung has to be brought back to the heart. मैंने ये समझा दिया। This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. ठीक है, अब we can follow this process step by step. Oxygen rich blood from chamber of heart on the left atrium, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे आया है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्ट्स दिस ब्लड, तो रिलैक्स होगा तो इसमें जगह बढ़ेगा, तो इसमें ब्लड आ जाएगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार जरा इसको हटा दे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा, ठीक, और इधर से प्रेशर पड़ेगा, तो अब ये ब्लड कहाँ आएगा? इधर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber of ventricle relaxes, अब इसको ब्लड लेना है तो इसको रिलैक्स होना पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्स हो गया तो मतलब कि इसमें वॉल्यूम बढ़ा और इसमें ब्लड आ गया। ठीक, ब्लड आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जरा सा ये चैम्बर्स लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चैम्बर्स लगे हुए हैं। अब जो ये दबेगा ना, ये ऊपर उठ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। ये वाला दरवाजा खुलेगा, देखिए इस तरफ का दरवाजा खुल रहा है ये, और ये इस तरफ खुल रहा है, मतलब कि इसी तरफ ब्लड आएगा। ठीक है, while the next chamber relaxes so that the blood is transferred to it, अब ब्लड इसमें आ जाएगा। when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood pumped out to the body, अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा नंबर आता है, इसके जब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है, तो कॉन्ट्रैक्शन की बारी आती है सेकंड स्टेज पे, तब ये फ्लैप बंद हो गया और ये बॉडी में पहुंचा दी जाएगी। मैंने कहा है ये एओर्टा के थ्रू बॉडी में चली जाएगी। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम, और फिर जब ये रिलैक्स होती है, द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द करेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, और वेंट्रिकल में ये वो ब्लड चला जाता है, क्योंकि यहाँ से ये डायलेट हो गया, अब रिलैक्स हो गया। दो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं यहाँ, ध्यान दीजिएगा, एक रिलैक्स यूज किया जा रहा है और एक डायलेट, तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये दोनों एक ही है। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, सही बात है, विच इन टर्न्स पंप इट टू द
lungs for oxygenation. ठीक है, since ventricle have to pump blood into various organs, मतलब कि इनको वेरियस ऑर्गन्स में भेजनी है, सो दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया डू, एट्रिया में हल्के हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में इसमें मोटे वो होते हैं. वॉल्व्स इंश्योर ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मतलब कि ये वॉल्व्स जो होते हैं, ये वॉल्व्स जो होते हैं, वॉल्व कौन से हैं, वॉल्व दिखाता हूँ, इन वॉल्व्स की बात करी जा रही है. ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वॉल्व्स हैं, और ये वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, और ये वॉल्व्स हैं. तो आप ही सोचिए, जब इधर से पुश होगा ये, तो ये ऊपर उठेंगे ना, ठीक है, ऊपर उठेंगे तो ये इस तरह से आपस में एक दूसरे पे बंद हो जाएंगे, बशर्ते ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ब्लड इससे निकल के चला जाएगा. यही काम हर जगह होगा, ठीक है. अब ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स. अब दे रहा है कि मैंने जो प्रोसेस बता दिया है वहीं पे लंग्स में वो होगा. तो एक चीज मैं हल्का सा तुरंत एकदम क्रॉप करके लाता हूँ, दिखाता हूँ मैं कुछ चीज. यहाँ इसको जरा सा इरेज करें हम, एक मिनट. और ये चीज हम लाते हैं वहां पे. कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया, नहीं, रुकिए, हल्का सा हम साइड में कर लेते हैं जिससे दोनों को समझने में आसानी होगी. हाँ, तो ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है. अब देखिए जरा सा, इसे और मैं बड़ा कर लूंगा. यही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, सॉरी जरा सा आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, और इधर मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्स्ट जरा सा वो हो जाएगा एक्चुअली. खैर, ठीक है. तो यहाँ पे लंग्स में गया, और ये कैपिलरी कहाँ पे है, मैं बस एक्चुअली ये कैपिलरी दिखाना चाह रहा हूँ. तो ये रीजन मैं दिखाया था आपको पिछले लेक्चर में. यहाँ पे मान लीजिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से हार्ट से ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे हर जगह से, ठीक. अब ये पहुंच जाएगा हार्ट में, ठीक है, यहाँ से. तो यही चीज यहां दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ये उस लेवल पे दिखाया जा रहा है. ओके, अब बात करते हैं. The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. तो यहाँ पे deoxygenated है, यहाँ पे oxygenated है, ये आपस में एक सेप्टम है जिससे ये दोनों आपस में मिल नहीं रही. Such a separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. कहने का मतलब ये है, अगर जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता ना, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम होगी, अभी बताते हैं वो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है. DO2. This is useful in animal that have high energy needs. अब हाई एनर्जी नीड्स जब है तो जल्दी से ऑक्सीजन भी पहुंचाना पड़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा, इसी के लिए ये जरूरी है. सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, हम लोग एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, विच कंस्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. कम से कम एनर्जी इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो चाहिए ही होता है. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. जो ये थर्मो रेगुलेशन, इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. देखिए दिमाग में आ गया. तो हमारा जब बॉडी होता है कि ठंड जब होता है तो हम अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत गर्म होता है तो हम अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी मेंटेनेंस जारी है. बशर्ते जो एनिमल्स एक ही तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, उनको इन सभी चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चोचलेबाजियों की जरूरत नहीं है. सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. और उन सब का काम 3 चैम्बर्ड हार्ट से भी चल जाता है, कहीं कहीं मिक्स भी हो जाता है उनका ब्लड. एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वो हल्का सा इन मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनवायरमेंट चेंज की जरूरत नहीं है. फिशेस
एंड ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स। अब यहाँ तो 2 ही चैम्बर्स की बात है, टू देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पंप्ड थ्रू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इनका क्या है कि सीधे इन्होंने पुश किया, वो सीधे बॉडी में चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Thus, blood glows only once through the heart in the fish during one cycle of the passes through the body। तो उनका ब्लड एक ही बार बॉडी में गया और तुरंत फिर सीधे हार्ट में आ जाता है। ऑन अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्विस्ट ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार हार्ट में आया, हार्ट से गया, ऑक्सीजनेटेड होके दूसरी बार हार्ट में आया, तो 2 बार हार्ट में आ रहा है ना, और फिर ये यहाँ गया, तो इसी को 2 साइकिल बोला जा रहा है, डबल सर्कुलेशन बोला जा रहा है। और ये दोनों सर्कुलेशन आपस में ऑक्सीजनेटेड अलग हैं और डीऑक्सीजनेटेड एकदम अलग हैं, इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोला जा रहा है। ठीक है, अब ट्यूब्स की बात आती है, तो ये लिम्फ तक हम लोग खत्म करेंगे इस लेक्चर में। तो ट्यूब्स, आर्टरीज are the vessels which carry blood away from the heart to various organ। तो arteries उनको कहा जाता है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट ना बनाइएगा। टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, the arteries have thick elastic wall। मतलब कि ये डायरेक्टली हार्ट से ब्लड ले जा रही हैं, तो हार्ट पंप करता है, क्योंकि इनको पंप से पानी ले जाना है, ब्लड ले जाना है, तो इनके वॉल्स को मजबूत होना पड़ेगा, इलास्टिक प्रेशर झेल सकें। अब वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक इनटू द हार्ट। तो 2 कॉन्सेप्ट बना सकते हैं आर्टरीज के, जैसे ऑक्सीडेशन का था, आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से दूर ले जाती हैं, हार्ट से ब्लड को अवे ले जाती हैं, या फिर ORGAN ऑर्गन के करीब ले जाती हैं। ठीक, वेन क्या करती हैं? वेन ब्लड को हार्ट के करीब ले आती हैं और आर्टरीज और ऑर्गन से अवे ले जाती हैं, दूर ले जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि वहां पे कैपिलरीज बहुत पतली हो गई हैं और सेल्स में प्रेशर एकदम कम हो गया है दूर तक। ठीक है, on reaching an organ on tissue, the artery is divided into the smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with the all individual cells। तो ये ब्लड वेसल इतनी छोटी हो जाती हैं कि हर एक सेल तक ये ब्लड पहुंचा सके। The smallest vessel have a wall which are 1 cell thick। फिर वहां पे एक्सचेंज हो रहा है ना, तो 1 cell thick होगा ही, and are called capillaries, जो सबसे पतली जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। सीधी सी बात है। द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन एंड कन्वे द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द ऑर्गन और द टिश्यू। तो ब्लड अवे कहां से ले जा रही है? फ्रॉम द ऑर्गन। समझ में आ गया? मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक? पाइप कभी कभी फट भी जाती है। थिंक about situation when we injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from our system has to be minimized। अब प्राकृतिक तौर पे देखें तो इस ब्लड लॉस को कम करना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस अगर जो ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का ड्रेनेज कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाएगा, रिम्बर्समेंट कम हो जाएगा और एनर्जी कम हो जाएगा। एनर्जी कम हो जाएगा तो हमारी रिपेयरिंग कम हो जाएगी। इसी डैमेज के रिपेयर के लिए तो सारी चीजें करी जा रही हैं, और रिपेयरिंग कम हो जाएगी तो एट लास्ट वी विल डाई। इन एडिशन, लीकेज वुड लीड्स टू लॉस ऑफ प्रेशर एंड वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। सही बात है भाई, अगर जो 2 स्टोरी ऊपर ले जाना है और नीचे ही छेद कर दो
तो जितना पानी पहले पहुंच रहा था तो वो पहुंचेगा नहीं, और हो सकता है ये पाइप नीचे वाला फट के एकदम जीरो ही हो जाए, नील हो जाए, तो वो दिक्कत है। टू अवॉइड दिस, ब्लड हैड platelet cells which circulate around the body and plug these leak by helping to clot the blood at these point of journey injury। तो जहां पे ये ब्लड का क्लॉटिंग करना है वहां पे ये जाके जाल बना लेती हैं एक तरह से। मान लीजिए जहां पे कटा हुआ है, यहाँ से ब्लड निकल रहा था तो यहाँ जाल बना लेंगी, उसके बाद इसमें और सब्सटेंस भर देंगी, उसके बाद ये पूरा कवर हो जाएगा, अंदर जो कट था वहाँ नया सेल डिवीजन होकर नए सेल्स बन जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद ये ब्राउन पपड़ी बन के निकल जाती है। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ब्लड को हम पढ़ रहे हैं, इसमें ब्लड कॉर्पसल्स की बात हुई जिसमें आरबीसीज थे, फिर हमने देखा प्लाज्मा भी आया, फिर एक पार्टिकल की बात हो गई प्लेटलेट्स, अब बात हो रही है लिम्फ की। तो ये एक ऐसा अलग तरह का फ्लूइड है, लगभग ब्लड जैसा ही है बट हल्का सा डिफर करता है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में तो इन्वॉल्व हुआ ही था। आपने देखा होगा विलाई में जब फ्लो कर रहा था हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ी थी। लेट्स सी वंस अगेन, है कि नहीं वहां पे, वैसे मैंने डिलीट तो नहीं किया है, अभी दिखा था, हाँ। तो ये वाला डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे इसने दिया है कि ये भी तो एक लैक्टियल्स आपने देखा है, ये लिम्फेटिक वेजल्स हैं, बताया तो हूँ, टाइनी लिम्फेटिक वेजल। आखिर में ये क्या कर रही हैं, फैट तो अब्सॉर्ब कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एक काम असाइन करके एक एक चीज बनाया जाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर जो हमारे पास कोई सिस्टम प्रेजेंट है तो उसका और अच्छे से इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अब देखते हैं ये क्या करती हैं, एक्चुअल इनका जो काम है वो क्या है। ठीक है, सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ब्लड के अलावा और भी टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू के फ्लूइड होते हैं। थ्रू द पोर्स present in the walls of capillaries, some amount of plasma protein and blood cell escape into intercellular spaces in the tissue to form tissue fluid or lymph। आप याद करिए कि अभी जस्ट कुछ देर पहले बात हुई है, कैपिलरीज जो हैं केवल एक सेल थिक होती हैं। ठीक, तो यहां से जब ब्लड डिफ्यूज होता है ना सेल में, उनके साथ कुछ प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी तो नहीं जाती हैं बट और डब्ल्यूबीसीज वगैरह जाती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह जाती हैं। ठीक है, तो यही जो है ये मिलके आपका लिम्फ बना रहा है या फिर टिश्यू फ्लूइड बना रहा है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस। तो ब्लड का प्लाज्मा तो कह सकते हैं बट ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें रेड वाले नहीं है। सही सी बात है, रेड वाले नहीं है तो रेड कलर नहीं आएगा, डब्ल्यू वाले हैं तो डब्ल्यू कलर आएगा। कंटेन्स लेस प्रोटीन, ये एक इसकी खासियत के इसमें प्रोटीन्स भी जरा से कम है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, अब ये लिम्फ एक लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाते हैं, वही जो आपने विलाई में देखा, from the intercellular spaces which joins to form lymph vessels and finally open into the larger veins, और ये larger veins में खुल जाते हैं at last जाके। lymph carries digested and absorbed fat, वही बात फिर से आ गई, from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। extracellular space क्या है, दो चीजें हैं, इन वर्ड को मैंने समझाया था, एक आता है इंट्रा और एक आता है इंटर, और यहां पे एक वर्ड है एक्स्ट्रा। तो इंट्रा मतलब दो सेल की जब बात करी जाएगी तो वो
एक सेल की जब बात करी जाएगी और इसके अंदर की ही बात करी जाएगी तो इंट्रा कहेंगे, दो सेल के बीच की जब बात करी जाएगी तो इंटर कहेंगे, और किसी भी एक सेल के बाहर, इन दोनों में से किसी भी एक सेल के बाहर की बात करी जाएगी तो उसे एक्स्ट्रा कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये इंटर की तो बात करता है, बट बशर्ते ये एक सेल को ही कंसिडरेशन में लेता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन विद मी। बेस्ट विशेस, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते भी रहिएगा जरूर।